हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हिंदी की अपनी ये टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी ये पहली क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे वर्ड। तो वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। आपकी हिंदी हर जगह पूछी जाती है। आप टीचिंग एग्ज़ाम में देखेंगे तो बहुत जगह पूछी जाती है, नॉन टीचिंग एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है हिंदी। ठीक, तो पहले देखेंगे हम वर्ड। वर्ड आपका क्या है, वर्ड क्या है। तो पहले भाषा हमारी जो है वो मौखिक थी। तो मौखिक भाषा अभी हम आपको वल्ली मौखिक पढ़ाएंगे, व्याख्यान देकर ही बढ़ा देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक, लिखित भाषा ज़्यादा समझ आती है आपको, इसलिए पहले भाषा मौखिक थी, फिर उसको लिखने की आवश्यकता हुई। तो लिखने के लिए जब सबसे पहले भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए जिन्हें वर्ड कहा गया। तो लिखने के लिए हमें कुछ चिन्ह चाहिए ना। जैसे इंग्लिश में हम ABCD से स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे लेटर्स होते हैं ना इंग्लिश में, तो वैसे ही हमारी हिंदी में वर्ड। तो वर्ड लिखने के लिए तो कुछ चिन्ह चाहिए ना। तो यही एग्जाम्पल, यही आपका वो आपकी डिफिनेशंस बन जाएंगी वर्ड की, कि सबसे पहले भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए जिन्हें वर्ड कहा गया। ठीक, आई होप कि ये वर्ड किसे कहते हैं आपको समझ आ गया होगा। जैसे आपको वर्ड में दे रखा है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, ये सारे जितने भी हैं ये सारे आपके वर्ड में आएंगे। ठीक, इससे छोटा तो कुछ नहीं होता ना, छोटा आ से छोटा भी तो कुछ नहीं होगा ना। तो यही आपका वर्ड होता है। फिर वर्ड के बाद आपका जो आता है वो शब्द बनता है। ठीक, जैसे यहाँ नीचे दे रखा है कि वर्डों को जोड़कर शब्द बनाया गया। जब आप दो वर्ड को जोड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल बड़ा ले लिया आप, फिर माँ ले लिए, तो दोनों जुड़कर आम बना आपका ना। तो वर्ड को जोड़कर ही आपका शब्द बनता है। तो वर्ड के बाद आपका शब्द आता है ना, यही है। देखो जैसे यहाँ दे रखा है, देखो का जोड़ा, माँ, ल, तीनों वर्ड को जोड़ा हमने तो आपका कमल बना। कमल क्या हो गया, ये शब्द हो गया। ये अलग अलग है तो ये आपके वर्ड हो गए। तो वर्डों को जोड़कर ही शब्द बनाया गया। ठीक, जैसे यहाँ दे रखा है दूसरा बड़ा आ और माँ, आम बन गया ना आपका। तो ये शब्द है आपका और ये वर्ड है सारे। हमने दो चीज़ देखा, वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड क्या है और शब्द क्या है। ठीक, इसके आगे हम देखेंगे शब्द के बाद देखिए आपका वाक्य बनता है। वाक्य कैसे बनता है, देखिए शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया गया। आप शब्द को जोड़ेंगे, जैसे ये तो आपका एक शब्द है ना, रेखा। रेखा तो आपका शब्द है, दिल्ली भी आपका शब्द है। तो जब वाक्य को ये शब्द, जब ये शब्दों को जोड़ेंगे, ये शब्द हो गया, ये शब्द हो गया, जब शब्दों को हम जोड़ेंगे तब आपका ये वाक्य पूरा बन गया। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, रेखा दिल्ली जाती है। अगर हम इतना बोलेंगे तो ये वाक्य बन गया आपका। लेकिन अगर वनली रेखा बोले या वनली दिल्ली बोले तो ये आपका शब्द बन जाएगा। तो शब्द को जोड़कर ही तो वाक्य बन रहा है ना। तो यही आपकी वाक्य की डिफिनेशन बन जाएगी कि शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया गया। अब देखें वाक्य के बाद क्या बनता है। वाक्य के बाद देखो वाक्यों को जोड़कर भाषा बनाएगी। भाषा कैसे बनती है, भाषा आप कि जो है वाक्य को जोड़कर बनाते हैं। जैसे एक वाक्य ये हो गया, दूसरा वाक्य यहाँ पे और ऐड करेंगे तो आपकी भाषा बन जाएगी। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, रेखा दिल्ली जाती है, ये आपका वाक्य था। हमने यहाँ और वाक्य ऐड कर दिया, देखो, और उसकी माँ घर पर उसकी प्रतीक्षा कर रही है ना। दो वाक्य को हमने जोड़ दिया तो आपका क्या बन गया, भाषा बन गई, आपकी लैंग्वेज बन गई। तो यही होती है आपकी। तो सबसे पहले हमने वर्ड पढ़ा, वर्ड को जोड़कर हमने क्या बनाया, शब्द बनाया। फिर शब्दों को जोड़कर हमने वाक्य बनाया और वाक्यों को जोड़कर हमने भाषा बनाई। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्ज़ाम में। देखिए ये पहले आपका वर्ड है, पहले यहाँ आपका वर्ड है, फिर शब्द है और फिर वाक्य है, उसके बाद आपकी भाषा बनी है। तो यहाँ ये चारों पॉइंट जो लिख रखे हैं ना मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक एक टॉपिक बन जाते हैं। ऐसे बना देगा आपको, उल्टा बना देगा कि शब्द से बड़ी इकाई क्या है, ऑप्शंस दे देगा आपका 4, वर्ड, शब्द, वाक्य, भाषा, आपको बताना होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से भी बन जाएंगे। वर्ड यहाँ दे रखा कि सबसे छोटी इकाई, ऐसे क्वेश्चंस बन जाएगा आपका कि सबसे छोटी इकाई क्या है, चारों दे देगा आपको एक लगाना रहेगा। तो सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ड ही होती है ना, इससे छोटा तो कुछ नहीं होता। तो देखिए पॉइंट में क्या दे रखा है आपका, वर्ड सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटा कुछ नहीं होता। वर्ड से छोटा, आ से भी छोटा आप कुछ नहीं कर सकते। तो वर्ड, इसलिए वर्ड सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद हमने देखो, इसलिए हमने लाइन से बताया, वर्ड बताया, फिर शब्द बताया, फिर वर्ड से बड़ी आपकी क्या बन जाएगी, वर्ड से बड़ी आपकी शब्द बन जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, वर्ड से बड़ी इकाई क्या है। ऐसा ना हो कि आप वाक्य लगा दें, शब्द होती है ना, जब वर्ड को जोड़ेंगे तो अभी आपका शब्द बनेगा। तो वर्ड से बड़ी इकाई आपकी शब्द है। फिर तीसरा है, शब्द से बड़ी इकाई आपकी क्या है, वाक्य है। और वाक्य से बड़ी इकाई क्या है, भाषा है। देखिए अगर आप
लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, पहले वर्ड पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, वाक्य, तो आपको ये चारों पॉइंट याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपने इसको चारों समझ रखा है तो पहले वर्ड आएगा, फिर शब्द, फिर वाक्य आएगी आपकी, फिर भाषा आएगी। तो ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, वर्ड से आपके यही क्वेश्चंस बनते हैं। अब वर्ड की विशेषताएं क्या हैं ये हम देखेंगे। पहला दे रखा है आपका कि वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है एवं अविभाज्य इकाई है। क्यों वर्ड छोटा, आ को भी हम छोटा नहीं कर सकते ना, ये अविभाज्य है, आप इसको नहीं काट सकते, इसलिए कह रहा है यहाँ विशेषता में आपका कह रहा है कि वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है एवं अविभाज्य इकाई है, इसे भी आप इसे विभाज्य नहीं कर सकते। तो ये पहली आपकी ये विशेषता बन गई। दूसरा दे रखा है वर्ड के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। वर्ड को जो आप मौखिक रूप को आप ध्वनि कहते हैं, छोटा आ बोल दिए तो ये आपकी ध्वनि होगी, और ध्वनि के लिखित रूप को आप वर्ड कहते हैं। जब ध्वनि छोटा आ आपने बोला, इसको लिख दिया तो यही वर्ड हो जाएगा आपका। ठीक, चौथा दे रखा है वर्ड को लिपि चिन्ह भी कहते हैं। लिपि चिन्ह और वर्ड एक ही होता है, बट इसको लिपि चिन्ह कहा जाता है। देखो वर्ड को ही आपका लिपि चिन्ह भी कहा जाता है। ये लिपि चिन्ह क्या होता है देखेंगे आगे हम। जैसे आपने पढ़ा होगा देवनागरी, ये क्वेश्चंस बने हैं देवनागरी लिपि से। कह रहा है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये जो आपकी हिंदी है, छोटा बड़ा का जितने भी वर्ड हैं आपके, ये आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ किससे क्वेश्चंस बने हैं आपके, हिंदी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ देखिए देवनागरी लिपि के ये चिन्ह हैं और ये वर्ड भी हैं। ये वर्ड भी हम इसे कहते हैं ना, छोटा बड़ा का खा गा, ये सारे हम वर्ड भी इसे कहते हैं और इसे ही लिपि चिन्ह कहते हैं। ये क्वेश्चंस बनते हैं कि देवनागरी लिपि में क्या लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में आपकी हिंदी लिखी जाती है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि हिंदी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और ये सारे देवनागरी लिपि के चिन्ह हैं। देखिए रोमन लिपि से भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखो रोमन लिपि, रोमन लिपि कह रहा है अंग्रेजी आपकी रोमन लिपि में लिखी जाती है। जैसे हिंदी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वैसे ही आपकी इंग्लिश जो है अंग्रेजी वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। जैसे ABCD हो गया ना पूरा Z तक, तो ये सारे आपके रोमन लिपि के ये चिन्ह हैं आपके, और यही वर्ड भी हैं। ठीक है, ये वर्ड भी हैं और रोमन लिपि के चिन्ह भी हैं, और अंग्रेजी आपकी रोमन लिपि में लिखी जाती है। ये क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, वो फोर्थ ऑप्शन दे देंगे, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि दे देंगे, रोमन लिपि दे देंगे। तो आपको अगर पता होगा तो रोमन लिपि में आपकी अंग्रेजी लिखी जाती है। देखिए ये लिपि आपकी पंजाबी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, ये क्वेश्चन भी बनते हैं। तो पंजाबी आपकी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसमें कुछ नहीं समझाना, ये प्योर फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा कि पंजाबी आपकी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और उर्दू आपकी जो है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। तीसरा दे रखा है हिंदी संस्कृत मराठी, ये आपकी तीनों, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई और मराठी, तीनों आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अभी हमने हिंदी वाला तो पढ़ा ही, साथ में आपका संस्कृत और मराठी ये भी आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, तो आपका लिपि से हो गया। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। आपका वर्ड अब कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम वर्णमाला पढ़ेंगे कि वर्णमाला क्या है आपका। देखिए दे रखा है वर्णमाला, वर्णों की माला। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो वर्ड प्लस माला हो जाएगा ना, तो वर्णों की माला, वर्णों की माला। वर्ड क्या होता है, छोटा बड़ा, इसकी माला। तो माला कैसे बनाएंगे आप, ये आपको देखो डिफिनेशन से क्लियर होगा कि माला आपको कैसे बनानी है। कि वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। देखिए एकदम छोटी सी इसकी परिभाषा है, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्ड हो गया, आपने वर्ड अभी पढ़ा आगे कि वर्ड आपका क्या होता है, छोटा बड़ा ही तो होता है, ये सारे होते हैं वर्णमाला, वर्ड होते हैं आपके। तो वर्ड इसको क्रमबद्ध करना है और व्यवस्थित करना है। क्रमबद्ध क्या होता है, ये नीचे दे रखा है आपका कि जो वर्ड जिसके पहले या बाद आता है उसके पहले या बाद ही आना चाहिए। क्रमबद्ध तो आपका यही होता है ना कि छोटा जो वर्ड जिसके बाद आता है, छोटा के बाद बड़ा आता है, उसके बाद छोटी ही आती है, तो उसके बाद ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले आप छोटी ई कर दिए उसके बाद आप छोटा आ लाइए, या छोटी लिखने के बाद आप का लिख दिए, ऐसा नहीं है ना। तो आपको यही क्रमबद्ध कह रहा है ना परिभाषा में आपकी, कि जो जिसके पहले या बाद आता है उसके पहले या बाद ही रखना है आपको।
तभी आपका वर्णमाला की डिफिनेशन बनेगी और आपकी माला भी तभी तैयार होगी। तो हमको क्रमबद्ध लगाना है, जैसे कि पहले छोटा बड़ा होगा ऐसे लगाना है, और उसके बाद देखिए यहाँ नीचे भी दे रखा है छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ऐसे क्रमबद्ध करना है हमको। ऐसा नहीं कि पहले बड़ी लिख दिए उसके बाद छोटा लिख दिए हैं, तो क्रमबद्ध तो होगा नहीं आपका। और देखिए यहाँ दूसरा वर्ड आया है, पहला तो आया आपका, ये पहला आपका क्रमबद्ध आया, दूसरा आपका व्यवस्थित आया। व्यवस्थित क्या है कि जैसे पहले स्वर आते हैं फिर व्यंजन आते हैं। अगर अभी अब आके पढ़ेंगे तो पहले आपका स्वर ही आता है। देखिए छोटा बड़ा से आप पढ़ेंगे तो यहाँ तक आपका छोटा बड़ा ये सब आपके पहले स्वर आएंगे, उसके बाद व्यंजन आएंगे। का खा ये सारे व्यंजन स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो व्यंजन बाद में आते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्णमाला में पहले आपका का से शुरू होगा और उसके बाद स्वर आपके बीच में आएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। पहले स्वर आएंगे फिर उसके बाद ही व्यंजन आते हैं। तो व्यवस्थित होना चाहिए। तो यही आपकी डिफिनेशन बन जाएगी कि वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला कहते हैं। और आपकी वर्णमाला जैसे ऐसे वर्णमाला बना देंगे, पहले छोटा लाएंगे बड़ा लाएंगे छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऐसे हम यहाँ से पूरी आपकी जितनी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। इतना तो आपको आता ही होगा कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। ठीक है, वर्णमाला में आपके 52 अक्षर होते हैं। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यही आपकी डिफिनेशन बन जाएंगी वर्णमाला की, ठीक, कि वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला कहते हैं। आई होप कि आपको याद हो गया होगा, ये इतना देर लगाया हमने इसको समझाने में। छोटी सी डिफिनेशन है आपकी, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। ऐसे आप तोड़ लीजिए वर्णों को, वर्ण की माला, इसको क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से लगाना है हमको। अब देखेंगे आपके वर्णमाला के भाग कितने हैं। वर्णमाला के भाग क्या हैं, अभी हमने इसके ऊपर आपको बताया कि वर्णमाला के आपके 2 भाग हैं, आपको पता ही होगा। स्वर होगा आपका और व्यंजन होगा, 2 ही भाग है ना, स्वर और व्यंजन। और वर्णमाला में आपके 52 अक्षर होते हैं टोटल, ठीक। 52 ही होते हैं या कुछ और होते हैं? देखिए स्वर पहले, अब हम देखेंगे स्वर। देखो 2 भाग पढ़ा हमने, अब हम पहले स्वर पढ़ेंगे उसके बाद व्यंजन पढ़ेंगे। स्वर में क्या है, देखिए स्वर कितने होते हैं टोटल, आपके 11 स्वर होते हैं, ठीक। हिंदी में आपके टोटल 11 स्वर होते हैं। परिभाषा इसकी है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर कहते हैं। देखिए जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के होता है तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, उसे हम स्वर कहते हैं। छोटा आ बना आपका, ये किसी दूसरे चीज़ की इसको ज़रूरत नहीं है, अवरोध नहीं लगेगा कोई, और किसी दूसरे वर्ड की सहायता भी नहीं है कि इसको और कोई वर्ड इसमें थोड़ी ना जुड़ा है। छोटा आप लिखेंगे तो इसमें कोई दूसरा वर्ड ऐड थोड़ी ना आएगी, तो अकेला है ना, किसी चीज़ की इसको ज़रूरत नहीं है कि इसमें और कुछ ऐड कर दिया जाए। तो यही कह रहा है आपका एग्जाम्पल में, कह रहा है जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता भी नहीं ले रहा है, छोटा आपका सहायता से होता है, उसे स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर वे वर्ण हैं जो उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते, अर्थात स्वयं से उच्चारित होते हैं, उन्हें आपका स्वर कहते हैं, ठीक। स्वर देखिए हिंदी में स्वरों की संख्या कुल आपकी 11 है। कौन कौन से हैं, छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ओ औ, ये आपके टोटल 11 स्वर हैं, ठीक। स्वर के बाद आपका दे रखा है मात्रा। मात्रा कितनी होती है, अब आपसे पूछा गया 11 स्वर है तो 11 मात्रा भी बता देंगे, बट ये गलत है आपका। 11 स्वरों से मिलकर 10 मात्राओं का निर्माण होता है। मीन्स आपका मात्रा की संख्या कितनी हुई, 10 हुई। कैसे हुई 10, कैसे हो गई, क्योंकि छोटा तो देखिए छोटा में किसी की मात्रा होती ही नहीं है ना, तो बड़ा से स्टार्ट होती है मात्रा, तो 1 कम हो गया। टोटल 11 स्वर थे आपके, छोटा तो लेना नहीं है, इसलिए 10 मात्रा हो गई ना, 10 मात्रा हो गई, छोटा छूट गया। स्वर की हमने पढ़ा स्वर की संख्या 11 होती है, तो 11 में से छोटा निकाल देंगे तो 10 बन जाएगा आपका। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, छोटा की कोई मात्रा नहीं होती तो मात्रा की संख्या आपकी 10 होगी। ऐसा नहीं 11 स्वर है तो 11 मात्रा भी लगा देंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए मात्रा कौन कौन सी दे रखी है। पहला देखिए बड़ा की मात्रा हो गई 1, छोटी की मात्रा ये है बड़ी की मात्रा, ये है छोटा ऊ की मात्रा, ये है बड़ा ऊ की मात्रा, और ये री की है, ये ए की है, और ये ए की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है, ये औ की मात्रा है। इतना तो आपको पता ही होगा। ये सारी आपकी टोटल 10 हो गई ना, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, पूरे 10 मात्रा हैं आपके। ठीक, तो मात्रा की संख्या 10 है और स्वर की संख्या 11 है, टोटल 10 है मात्रा की संख्या। अब देखिए स्वरों का विभाजन। स्वरों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। देखिए, उत्पत्ति, रचना, बनावट, निर्माण के आधार पर स्वर के भेद। देखो स्वर के भेद अभी हमने पढ़ेंगे। अभी स्वर का आपकी जीभ के आधार पर स्वर के भेद अलग होते हैं, आपके ओठ के आधार पर स्वर के भेद अलग होते हैं। तो यहाँ उत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर हम स्वर के भेद देखेंगे। तो स्वर तीन प्रकार से बनते हैं आपके। पहला आपका मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ये 3 स्वर हैं आपके उत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर। तो पहला स्वर हम देखेंगे अपना मूल स्वर। मूल स्वर है, इसे मूल स्वर भी कहते हैं, अल्प स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि एक मात्रिक स्वर क्या है, तब भी आप यही बताएंगे। मूल स्वर पूछेगा तब भी आप यही बताएंगे, अल्प स्वर पूछेगा तब भी आप यही बताएंगे, और लघु स्वर पूछेगा तो आप यही बताएंगे। ठीक, एक ही नाम के ये इतने सारे नाम हैं। ठीक है, मूल स्वर। देखिए नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि मूल, ये मूल है, जड़ है ना, इससे छोटा कुछ नहीं होता। ये मूल है आपका, जो किसी दूसरी चीज़ से ऐड भी नहीं होता। अभी हम देखेंगे। पहले देखिए वह स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ है, इसमें कोई दूसरा स्वर ऐड नहीं हुआ है। जैसे आपका बड़ा आ बनता है तो उसमें छोटा छोटा ऐड करके बड़ा आ बनाते हैं, तो उसमें 2 स्वर हुए ना, ऐड हुआ। लेकिन इसमें जो है कोई दूसरा स्वर ऐड नहीं होगा, ये स्वतंत्र है अपने आप में। इसे ही आपका मूल स्वर कहते हैं, जड़ होता है ये। अर्थात वे स्वर जो सबसे पहले बने तथा जो अन्य स्वर का आधार हैं। ये अभी आप दीर्घ स्वर भी पढ़ेंगे तो इसका आधार मूल स्वर से ही बने हैं दीर्घ स्वर आपका। ठीक, लेकिन ये किसी से नहीं बना है, यही कह रहा है। छोटा आ हो गया, आपको एग्जाम्पल में देखिए ये 4 ही आपके मूल स्वर हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। देखिए ये किसी से बने नहीं। आप छोटी ई तो अपने आप में स्वतंत्र है ना, ये किसी से नहीं बना है। अगर आप बड़ी ई बनाएंगे तो उसमें ऐड हो सकता है, बड़ा ऊ बनाएंगे तब भी उसमें स्वर ऐड हो सकता है, बड़ा आ बनाएंगे आप तब भी इसमें 2 स्वर ऐड हो जाएगा, बट छोटा में कोई और स्वर ऐड नहीं है। तो यही होता है आपका मूल स्वर। ठीक, मूल स्वर आपके 4 होते हैं, ये आप याद रखिएगा, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री। ठीक, ये चारों आपके मूल स्वर हैं। ये 4 नाम होते हैं। कोई भी पूछ सकता है आपसे अल्प स्वर कौन से हैं, पूछ लिया, जरूरी नहीं है मूल स्वर ही पूछे, एक मात्रिक स्वर भी पूछ लेता है। तो ये 4 होते हैं। दूसरा दे रखा है, देखिए दीर्घ स्वर। मूल के बाद दूसरा हमने देखा था दीर्घ स्वर था आपका। ठीक, यहाँ देखिए जब एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ा जाता है, देखिए यहाँ ऐड हो रहा है, 2 बार जोड़ा जाता है तो उससे बनने वाला दीर्घ रूप दीर्घ स्वर कहलाता है। इसमें जो है मूल स्वर हमने पढ़ा था, 4 पढ़े, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। तो जब ये मूल स्वर को हम 2 बार जोड़ेंगे तो इससे दीर्घ स्वर बनता है। यही ये जो लिख रखा है, यही इसकी डिफिनेशन भी बन जाएगी आपकी। देखिए समझेंगे आप तो डिफिनेशन को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और आपको याद भी रहेगा हमेशा के लिए। तो देखो दीर्घ है, नाम से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि दीर्घ इसमें ऐड हो रहा है, तो इसमें मूल स्वर को 2 बार जोड़ेंगे तो आपका दीर्घ स्वर बन जाएगा। अर्थात जो समान, देखो दे रखा है, अर्थात जो समान स्वरों की संधि से बने दीर्घ स्वर कहलाता है। ये सारी आपकी डिफिनेशन से भी हैं। देखिए ये सारे इधर देख रहे हैं आप, ये जो दे रखे हैं इधर वाला आपका, ये मूल स्वर हमने भी अभी इसके आगे पढ़ा नहीं, छोटा, छोटा ई, छोटा, छोटी ई और छोटा ऊ और री, ये चारों मूल स्वर हैं आपके। तो मूल स्वर को ही देखो 2 बार जोड़ा जा रहा है तो आपका दीर्घ स्वर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यही तो आपकी डिफिनेशन भी है ना, कि मूल स्वर को 2 बार जोड़ना है आपको। छोटा, ये सारे मूल स्वर ही हैं, छोटा ई, छोटी ई। हमने देखिए कन्फ्यूज़न हो आपको तो देख लीजिए दोबारा, ये छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये मूल स्वर है ना। तो मूल स्वर को हम 2 बार जोड़ेंगे तो आपका दीर्घ स्वर बन जाएगा। तो छोटा आ प्लस छोटा आ हम जोड़े तो बन गया आपका बड़ा आ। छोटी ई प्लस छोटी ई को ऐड किए तो बड़ी ई बन गई। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ को ऐड किए तो बड़ा ऊ बन गया। और प्लस री को जोड़ेंगे तो आपका री ही बन जाएगा। तो मूल स्वर को 2 बार जोड़े तो आपका ये दीर्घ स्वर बन गया। ये चारों आपके दीर्घ स्वर हैं। ठीक, दीर्घ स्वरों की संख्या 4 है, लेकिन अगर मूल रूप से क्वेश्चन बन जाए मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं तो आपके ये 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ।
ठीक है, ये होते हैं आपके। अगर मूल पूछ लिया, उसमें लगा लिया आपका वनली आपका लगा दिया कि मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, मूल दीर्घ पूछ लिया अगर आपका, तो 3 आप बताएंगे, री नहीं लगाएंगे उसमें, ठीक। ये 3 हो जाएंगे वनली आपके मूल दीर्घ स्वर। लेकिन अगर आपसे दीर्घ स्वर पूछता है तो आप 4 लगाएंगे। देखो आपको दीर्घ समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त। तीसरा आपका संयुक्त था। देखिए संयुक्त स्वर क्या होता है। संयुक्त तो आपको नाम से देखो, संयुक्त इसमें ऐड हो रहा है संयुक्त। देखिए जहाँ तो अलग अलग स्वर यहाँ ऐड हो रहे हैं, स्वर आपस में जुड़कर एक तीसरा स्वर बनाते हैं, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। देखिए डिफिनेशंस में थोड़ा अंतर है। यहाँ कह रहा है जो अलग अलग स्वर यहाँ ऐड हो रहे हैं, वहाँ आप छोटा आ प्लस छोटा आ ही ऐड कर रहे थे तो आपका दीर्घ स्वर बन रहा था। वहाँ मूल समान स्वर ऐड कर रहे थे। देखिए डिफिनेशन फिर से दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर में यहाँ कह रहा था कि जहाँ एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ा जाता था तब आपका दीर्घ स्वर बनता था। देखिए छोटा आ प्लस छोटा सेम स्वर हमने ऐड किया तब दीर्घ स्वर बना ना, यही अंतर है आपका। और यहाँ संयुक्त में क्या हुआ है कि स्वर आपके अलग अलग रहेंगे। जब आपके स्वर अलग अलग रहेंगे तो ये आपकी डिफिनेशन भी चेंज हो जाएगी, तो ये संयुक्त में आ जाएगा। तो यहाँ अलग अलग स्वर आपस में तीसरा स्वर बनाते हैं तो इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आई होप। देखिए अर्थात वे स्वर जो अलग अलग स्वर की संधि से बने हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। यहाँ तो सेम स्वर ऐड नहीं हुआ है ना, छोटा आ प्लस छोटी ई ऐड हुआ है तब आपका ए बना है। तो यहाँ दोनों स्वर अलग हैं, छोटा आ है या बड़ा आ, छोटी या बड़ी, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ए ही बनेगा। देखिए यहाँ दो, अगर आप छोटा आ छोटी ई ऐड करेंगे तब भी आपका ए बनेगा, और अगर आप बड़ा और बड़ी ई ऐड करेंगे तब भी आपका ए बनेगा, ठीक। तो ये होता है। देखिए यहाँ दोनों स्वर अलग अलग होंगे, को क्लियर हो गया होगा ना। यहाँ दोनों स्वर आपके अलग अलग हैं। दीर्घ स्वर में आपका दोनों स्वर सेम रहते थे, छोटा आ प्लस छोटा आ ही ऐड करते थे तब भी आपका बड़ा आ ही बनता था, ठीक। कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करिएगा, हम बताएंगे आपको। दूसरा दे रखा है, देखिए छोटा आ प्लस छोटा आ, फिर इसमें ए ऐड करेंगे तो आपका ए बनेगा। छोटा आ प्लस ए ऐड करेंगे तब भी आपका ए बनेगा, और बड़ा आ प्लस ए ऐड करेंगे तब भी आपका ए ही बनेगा, ठीक। और तीसरा दे रखा है आ प्लस बड़ा। देखिए छोटा आ प्लस छोटा ऊ ऐड करेंगे तो आपका ओ बनेगा, और बड़ा आ बड़ा ऊ ऐड करेंगे तो ओ बनेगा। चौथा दे रखा है छोटा आ प्लस ओ ऐड करेंगे तब भी आपका ओ बनेगा, और बड़ा और ओ ऐड करेंगे तब भी आपका ओ बनेगा। तो क्वेश्चंस भी आपके ये भी बनते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके वन। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन तो आपका ये बन जाएगा कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो संयुक्त स्वर 4 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा संयुक्त स्वर में कौन कौन से स्वर होते हैं, तो ये आपके ये भी 4 आपको नाम बताना पड़ेगा, ए ऐ ओ औ। तो 4 संयुक्त स्वर ये आपके होते हैं, ठीक। ये आपको याद, ये सारे वर्ड जो हमने दे रखे हैं ये आपको संधि जब आप करेंगे तो वहाँ आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा, ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक। इसको आपको याद भी करना पड़ेगा। और फिर छोटा ई ऐड करेंगे तो ए ही बनेगा आपका। ये इससे बेसिक तो कुछ होता नहीं है, इसी से ऐड होके भी आपकी संधि बनेगी जब आप संधि पढ़ेंगे। तो संयुक्त स्वर आपको समझ में आ गया। यहाँ अलग अलग स्वर आपके ऐड होते हैं, दीर्घ में आपके सेम स्वर ऐड होते थे। देखिए एक प्लुत स्वर होता है, जिसे प्लुत स्वर क्या होता है, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर आपका द्विमात्रिक स्वर था, ये आपका त्रिमात्रिक स्वर है। देखो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें आपका ओइम का चिन्ह आता है, ठीक। इसमें सबसे अधिक समय लगता है इसमें, क्योंकि त्रिमात्रिक स्वर है ना। देखिए ये होता है आपका त्रिमात्रिक। यहाँ से बस इतना याद रखना है कि ये त्रिमात्रिक प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर इसे कहते हैं, ओइम को, ठीक। ये ओइम है ना आपका। देखिए आयोग वाह में देखिए यह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। कि देखो हमने स्वर और स्वर पढ़ा हमने, तो वहाँ अन और आह नहीं आया, क्योंकि ये इसे आयोग वाह कहते हैं, ठीक। आयोग वाह इसे अनुस्वार कहते हैं। अन को आपका अनुस्वार कहते हैं, और ये आह को आप विसर्ग कहते हैं, ठीक। देखिए हमने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करके ये क्लास तैयार की है, और एकदम सही, कुछ इधर उधर से नहीं है, एकदम टॉपिक वाइज हम पढ़ाएंगे आपको, एकदम बेसिक से बिल्कुल आपको समझ आएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट करेंगे, तभी तो हम आपको डाउट भी देख पाएंगे ना, आप बताएंगे तभी तो हम जानेंगे। तो अन को आपका अनुस्वार कहते हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है, अनुस्वार किसे कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। अनुस्वार आपका अन को कहते हैं, और विसर्ग किसको कहते हैं, आह को कहते हैं, ठीक। नोट अनुनासिक और आगत स्वर। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन बना आयोग व वर्णों की संख्या 4 है,
आयोगवाह वर्ण आपके यहाँ लिख रखा है, आयोगवाह वर्ण 2 हैं और आयोगवाह वर्णों की अगर संख्या पूछ लिया तो वो 4 हो जाएगा। ये आयोगवाह आपके 2 होते हैं, अन और आह। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके कि अन क्या है आपका अनुस्वार है और आह आपका विसर्ग है। ठीक, अब देखिए हमने पढ़ा अभी उत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर स्वर के भेद पढ़ा ना। अब हम पढ़ेंगे जीभ के, जिह्वा के आधार पर जीभ के उच्चारण दृष्टि से स्वर के भेद पढ़ेंगे हम ना। जीभ बोलिए या आप इसको जीवा भी बोलते हैं, ठीक। तो इसके आधार पर हम स्वर के भेद देखेंगे। इसके पहले हमने उत्पत्ति और रचना के आधार पर देखा ना स्वर के भेद। अब देखिए जीभ के आधार पर, जीभ के उच्चारण की स्थिति के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। इसमें भी 3 भेद होते हैं आपके। ये आपकी फॉर एग्जांपल जीभ है आपकी, ऐसे ही तो है आपकी जीभ। जीभ में आपके 3 पार्ट होंगे। देखो ये पहले आगे वाला जो होता है ये अग्रभाग हो जाएगा, और ये जो बीच का होगा ये मध्य भाग हो जाएगा, और जो सबसे पीछे है लास्ट में इसे हम पश्च भाग कहते हैं। ठीक, तो नाम भी एकदम क्लियर है। आगे है तो अग्रभाग हो गया, बीच में तो मध्य भाग, पीछे हो गया तो पश्च भाग। तो ये 3 भाग होते हैं जीभ के आधार पर। 4 तो कोई होगा नहीं ना, 3 ही भाग होंगे आपके। अब देखिए पहले हम देखेंगे अग्रभाग। देखें यहाँ अग्रस्वर है, पहला दे रखा है अग्रस्वर। इसे अग्रस्वर भी बोलते हैं, अग्रभाग भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। कि आपसे क्वेश्चन बन जाए अग्रभाग तो आप जानते हैं ना 2 नाम इसके होते हैं। ठीक, जैसे आपके 2 नाम होते हैं, एक घर का नाम होगा और एक स्कूल का भी नाम होता है। किसी किसी का 2 नाम होता है ना, घर का नाम छोटू है, स्कूल का नाम कुछ दूसरा है, घर का नाम रिंकी है और स्कूल का नाम दूसरा है। ऐसे ही इसका भी 2 नाम है, एक सेम ही है, अग्रभाग है अग्रस्वर है। ठीक, पहला देखिए इसकी डिफिनेशन क्या बन रही है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ में कह रहा है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग मीन्स आगे वाला भाग ऊपर नीचे उठता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। डिफिनेशन आपको याद हो गई होगी। देखिए जिसमें आपका जीभ का वनली आगे वाला भाग ऊपर नीचे होगा, बीच का और लास्ट का तो नहीं होगा ना। तो इसकी डिफिनेशन अग्रभाग नाम में ही दे रखा है, तो आगे वाला भाग आपका जीभ का ऊपर नीचे होएगा तो उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। ठीक, देखिए इसमें अग्रस्वर आपके 4 होते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं कि अग्रस्वर कौन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे अग्रस्वर कौन होते हैं। तो इसमें आपके 4-5 स्वर दे देंगे आपके, फिर आपको बताना होगा। तो देखिए हम आपको एक्सपेरिमेंट करिए, आप जैसे मेरे साथ आप बोलेंगे तो आपको देखो क्लियर होगा। छोटी ई आप बोल रहे हैं ना, छोटी ई आपका देखिए छोटा आ क्यों नहीं होगा, छोटा आ आप बोल रहे हैं तो आपके जीभ का बीच वाला भाग ऊपर नीचे हो रहा होगा। तो छोटा आ जो है ये आपका मध्य स्वर में चला जाएगा। दूसरा अभी हमने पढ़ेगा ना, दूसरा हम पढ़ेंगे मध्य स्वर, तो उसमें जाएगा छोटा आ। तो छोटा आ इसलिए इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो बीच वाला भाग ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो वो नहीं होगा। बड़ा आ बोलेंगे तो देखो बड़ा आ, तो आपका देखो लास्ट वाला भाग ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो वो जो है आपका पश्च स्वर में चला जाएगा। छोटी ई बोलेंगे तो ये आपके जीभ के आगे वाला भाग ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो ये आपका इसलिए आएगा अग्रभाग में। ठीक, देखिए जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप बोल के जीभ को टच करेंगे, फील करिए, आपको समझ आएगा। जो डिफिनेशन पढ़ा रहे हैं आप ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, आप रट्टा मार के हम बता दिए 4 ही होते हैं, दूसरा पढ़ा देंगे, बट आपको समझ नहीं आएगा, 2-3 बाद आप भूल जाएंगे। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक टिके रहेगा। जैसे आप साइंस में भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं लैब प्रयोगशाला होती है साइंस की, आप वहाँ जाते हैं, जब आप करते हैं तो उसको आप समझ में आता है, सब चीज़ देखते हैं, सोडियम क्या होता है, ये क्या होता है, रखा होता है वहाँ, तो आप देखते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो टिक जाता है, आपको रट्टा नहीं मारना होता है। इसलिए देखिए अगर आप हिंदी भी है आपकी, देखो हम समझा के पढ़ा रहे हैं, आप देखिए छोटी अपनी आपसे भी बोलेंगे, हम भी बोल रहे हैं, प्रैक्टिस करते चलिए, कर लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, बेहतर ही आपको समझ में आएगा। देखिए तो छोटा बड़ा तो हमने बता दिया आपका। छोटा आपका मध्य में जा रहा है, जीभ के बीच का भाग आपका ऊपर नीचे हो रहा है, और अगर हम बड़ा बोल रहे हैं तो आपका पश्च में जा रहा है। ठीक, छोटी ई बोल रहे हैं तो ये आपका अग्रभाग में आएगा और ये अग्रस्वर होगा। उसके बाद देखिए बड़ी ई दे रखा है। ठीक, बड़ी ई भी बोल रहे हैं तो आपका देखिए बड़ी ई तो जीभ का आगे वाला भाग ही ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो ये इसलिए अग्रभाग में आएगा। उसके बाद देखिए छोटा ऊ भी बोल रहे हैं तो ये आपका पश्च में जा रहा है, छोटा ऊ, देखिए जीभ का आपका लास्ट वाला भाग ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो ये आपका चला जाएगा आपका पश्च स्वर में। ठीक, उसके बाद देखिए ये ए बोलेंगे तो ए बोल रहे हैं तो जीभ का आपका देखिए आगे वाला भाग ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो ए आपका आएगा अग्रभाग में। और ए बोलेंगे तब भी आपका जीभ की आगे वाला भाग ही ऊपर नीचे होगा। ठीक, तो ये चारों आपके अग्र स्वर में आएंगे, अग्र
ये आपका अग्रस्वर हो जाएगा, अग्रभाग इसको बोलेंगे। ठीक, 4 होते हैं, ये आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, ऐसे बन जाएंगे कि अग्रस्वर कौन से हैं, उसके बाद 4 ऑप्शंस में आपको 4 दे देगा, बड़ा आ दे देगा, छोटा ऊ दे देगा, एक इसमें से उठा के दे देगा, बड़ी दे दिया और दूसरा कुछ और दे दिया। 4 दे देंगे तो अगर आप देखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे तभी तो बता पाएंगे ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं कि अग्रस्वर कौन से हैं। दूसरा हम देखेंगे मध्य भाग, मध्य स्वर। अब देखें, इसमें ओनली एक है, दे रखा है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। मीन्स इसमें जीभ का बीच वाला भाग आपका ऊपर नीचे होगा, इसमें आगे और पीछे वाला नहीं होगा। तो जितने भी वर्ड देखिए हमने 4 तो पढ़ ही लिए, ये आपके आगे चले गए, छोटी, बड़ी और ए और ए, ये चारों आपके हमने अग्रस्वर में पढ़ लिया। अब इसके बाद बड़ा आ तो आपका पश्चिम में जा रहा है, छोटा आ आप बोल रहे हैं, छोटा आ बोलिए आप, छोटा आ, तो जीभ के बीच वाला भाग आपका टच हो रहा होगा, ऊपर नीचे हो रहा होगा। जीभ के आधार पे पढ़ रहे हैं तो वनली जीभ पे ही फोकस करना है, दांत वगैरह पे फोकस नहीं करना है ना। वनली हम यहाँ देखो स्टार्टिंग में हमने जीभ के आधार पे पढ़ा है, जीहवा के आधार पे, तो जीभ पे ही फोकस करिए। जीभ का आपका बीच वाला टच हो रहा होगा छोटा आ में, तो छोटा आ वनली आपका मध्य स्वर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तीसरा आपका जो है पश्च भाग, पश्च स्वर। ये देखिए पश्च भाग, पश्च स्वर, इसका देखो इसकी परिभाषा क्या बन रही है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। देखिए पश्च स्वर की यही डेफिनेशन बन जाएगी, पश्च मिस पीछे है पश्च। ठीक है, हमने अग्र और मध्य तो पढ़ लिया, अब अग्र मध्य में जो जो वर्ड आए हैं आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने उसको समझ भी लिया है और एक्सपेरिमेंट भी कर लिया है। तो छोटा आ भी छूट गया आपका, और छोटी, बड़ी, ए ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद जितने भी छूटे हुए हैं स्वर में वो सारे आपके आ जाएंगे पश्च स्वर में। ठीक, अगर आपको वैसे भी नहीं आ रहा तो अगर आप 2 भी याद कर लेंगे, अगर आपने 2 याद कर लिया, मध्य वाला तो एकदम आसान है, छोटा आपने देख लिया, ये सारा छोटा आपका मध्य स्वर में आ जाएगा। उसके बाद ई और बड़ी ए ये सारे आपके अग्र में आ जाएंगे, बाकी जो बचा वो आप पश्च में रख देंगे। फिर भी हम देखेंगे पश्च बड़ा आ बोलेंगे, ये 5 होते हैं आपके, 5 होंगे आपके पश्च स्वर में। देखिए बड़ा आ बोल रहे हैं आप, बड़ा आ, तो जीभ के आपके पीछे वाला भाग की देखो सामान्य स्थिति से ऊपर उठता होगा, बड़ा आ। और छोटा ऊ भी बोल रहे हैं तो देखिए छोटा ऊ तो पीछे आपकी लास्ट जीभ का जो पीछे वाला भाग है वो ऊपर नीचे हो रहा होगा, बड़ा ऊ ऐसे ही होगा। ओ बोलेंगे तब भी पीछे वाला भाग ही टच होगा जीभ का, और औ बोलेंगे तब भी जीभ का पीछे वाला भाग ही टच होगा। ठीक, तो ये सारे आपके पश्च स्वर में आ जाएंगे। तो जीभ के आधार पे आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। पूरा एक्सपेरिमेंट करके आप याद करिएगा, ऐसे ही रट्टा मार के याद करेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा भी नहीं। अगर आप ऐसे हफ्ते में 3 दिन कर लिए ना तब भी आपको याद हो जाएगा, 3 दिन कर लिए, 2-3 दिन अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए अब हम पढ़ेंगे ओष्ठ के आधार पर, हमने जीभ के आधार पर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद। ये सारे टॉपिक जो हैं यहाँ से हर टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एकदम बढ़िया क्लास हमने दी है आपको। ठीक, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, जितना टाइम आपको लगता है देखने में इससे ज़्यादा टाइम हमको लगता है इस वीडियो को बनाने में, इसको लिखने में, कैसे क्या बनाए। 70 देखो टीचर जो होता है आपको 100 जगह की चीज़ें एक जगह ला के बताता है, 150 किताबें पढ़ती है तब एक जगह वो काउंट करके उसको किसी तरह ला के रखता है ना, तो बहुत मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं बन जाता है। तो हम मेहनत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको भी करना पड़ेगा ना, आप हमसे 1+ करिए तो आपका नंबर भी अच्छा आएगा। जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी मेहनत आप भी करिए, हमसे 1+ करिए और आपका 1+ ही नंबर आएगा, अच्छा ही नंबर आएगा। देखिए अब हम पढ़ेंगे ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद। देखिए ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद आपका ओष्ठ मिल ओढ़ के आधार पर। ठीक, ये आपके 2 होते हैं, वृत्तमुखी होते हैं स्वर और अवृत्तमुखी स्वर होते हैं। ठीक, अब देखिए वृत्तमुखी में कौन कौन आएगा इसको हम देखेंगे। पहला आपका है वृत्तमुखी स्वर, इसे हम वृत्ताकार भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, देखिए ये इसमें आप देखो जीभ पर फोकस नहीं करेंगे, ओठ के आपको देखेंगे, इसके आधार पर हम पढ़ रहे हैं ना, ओष्ठ के आधार पर ही पढ़ रहे हैं तो ओठ के आधार पर देखेंगे आपका। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार होता है उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। देखो नाम में वृत्त लिख रखा है ना, वृत्त मीन्स गोला, तो इसीलिए जिन स्वरों के उच्चारण में आपका ओठ गोलाकार होगा वही आपका वृत्तमुखी स्वर कहलाएगा। अब देखिए जैसे छोटा आ आप बोल रहे हैं तो आपका मुंह देखो बड़ा हो रहा है, गोला तो नहीं हो रहा है ना, छोटा आ तो नहीं हो रहा गोला।
बड़ा आ बोल रहे हैं तब भी नहीं गोला हो रहा है। देखिए आप साथ साथ में बोलते चलिए तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, तो आपको समझ में आएगा, इंटरेस्ट तब भी आएगा। जब आपको चीज़ें समझ आएगी तभी तो इंटरेस्ट आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा, बोरिंग सी क्लास लगेगी तो कैसे समझ में आएगा, तो समझ में भी नहीं आएगा। तो ज़बरदस्ती क्लास को ना लीजिए, 1 घंटा पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ऐसा नहीं है दिन भर पढ़ते रहिए कुछ ना समझ में आए। 1 घंटा दीजिए पर ढंग से पढ़िए। अगर आप समझ जाएंगे एक ही चीज़ को दोबारा, आपको अगर समझ आएगा पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, है क्योंकि आपको आता है ना। किसी चीज़ अगर कोई चीज़ आपको आ रही है दोबारा तो आप पढ़ेंगे नहीं। अगर आपको वृत्तमुखी स्वर आता होगा तो आप क्लास क्यों देखते। तो नहीं आ रहा है तो बेहतर है कि आप समझ के ढंग से पढ़िए। ठीक, देखिए वृत्तमुखी स्वर हमने बताया वृत्ताकार। वृत्त है ना, वृत्त मुखी, मुख आपका ओठ जो है गोलाकार होना चाहिए। देखिए छोटा आ तो नहीं आया, बड़ा आ बोले तब भी नहीं गोला हुआ, छोटी ई तब भी नहीं गोला हुआ, बड़ी ई तब भी नहीं गोला हुआ, छोटा ऊ बोल रहे हैं ना, आपका ओठ गोलाकार हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो छोटा ऊ आपका वृत्तमुखी स्वर में आ जाएगा। बड़ा ऊ बोले तब भी आपको देखिए एक्सपेरिमेंट देखिए, बड़ा ऊ आपका भी देखो मुंह गोला, ओठ आपका गोलाकार हुआ होगा। तो ये आपका वृत्तमुखी स्वर में आएगा। उसके बाद ए तब भी आपका ओठ गोलाकार नहीं हो रहा है, ए तब भी ओठ गोलाकार नहीं हो रहा है। ओ बोलिए आप, ओ बोले तो आपका ओठ गोलाकार हुआ, ओ गोलाकार हुआ। आप बोलते नहीं ओ माय गॉड ओ बोलते ना, ओ तो ओठ गोलाकार हो रहा है। तो ये आपका वृत्तमुखी स्वर में आएगा। आओ बोल रहे हैं तब भी गोलाकार हो रहा है आपका ओठ। तो ये चारों आपके वृत्तमुखी स्वर में आएंगे। अगर आप देखो एक्सपेरिमेंट किए रहेंगे, अभी हम आपसे पूछ लिए बड़ा बताइए किस में आएगा वृत्तमुखी में, आप वृत्तमुखी में, तो आप बड़ा बोल दीजिए, बड़ा आ, तो गोलाकार नहीं हो रहा आपका ओठ, तो ये वृत्तमुखी स्वर में नहीं आएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगर आप ऐसे अभी याद कर लीजिए तो 5 दिन बाद आपसे पूछेंगे तो आप उल्टा सीधा कर देंगे, भूल जाएंगे ना, क्योंकि बहुत है ना, जीभ के आधार पे है। अगर आप फोकस करेंगे हाँ जीभ के आधार पे, तो हमने ये पढ़ा था, जीभ का आगे वाला भाग, पीछे वाला भाग, ओठ के आधार पे है, तो बहुत सारे हैं इसमें उल्टा सीधा हो जाता है ना, क्योंकि जब क्वेश्चंस बनते हैं तो सब जगह से बनते हैं तो उसमें कन्फ्यूज़न होती है। अगर आप जब समझे रहेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक, तो ये आपके 4 क्लियर हो रहे होंगे ना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, ये सारे आपके वृत्तमुखी स्वर में आएंगे। अब देखिए दूसरा आपका अवृत्तमुखी हमने बताया। अब देखिए इसमें जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार नहीं होता है उसे अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। नाम में देखिए यहाँ वृत्त लिख रखा है और आगे आपका लगा दिया छोटा आ, मीन्स मतलब आ लगा दिया और ये वृत्त हो गया। तो वृत्त जो है गोलाकार यहाँ नहीं होना है, आवृत्त, यहाँ आपका ओठ गोलाकार नहीं होगा, क्योंकि वृत्तमुखी में गोलाकार हो रहा है तो ऑब्वियस इसमें तो गोलाकार तो होगा नहीं ना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में आपका ओष्ठ गोलाकार नहीं होता है उसे अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। देखिए अब इसमें जो वृत्तमुखी था हमने वो निकाल दिया। छोटा आ बोल रहे हैं आपका, इसमें गोलाकार नहीं हो रहा है तो इसमें आ जाएगा। बड़ा आ भी जो है गोलाकार नहीं हो रहा है। छोटी ई बोल रहे हैं तब भी ओष्ठ आपका गोलाकार नहीं हो रहा है। बड़ी ई तब भी आपका ओष्ठ गोलाकार नहीं हो रहा है। ए तब भी ओष्ठ आपका गोलाकार नहीं हो रहा है। और ए बोलेंगे तब भी ओष्ठ गोलाकार नहीं होगा। तो ये 6 आपके जो हैं अवृत्तमुखी स्वर हो जाएंगे। ठीक, यहाँ से भी ऐसे ही सेम क्वेश्चंस बनते हैं कि अवृत्तमुखी स्वर कौन कौन से हैं। तो 5 दे देगा, सॉरी 4 ऑप्शन से दे ही देगा आपको। तो उसमें से एक ऑप्शन से, इसमें से एक वर्ड इसमें से रख लेगा बड़ी, और बाकी रख देगा आपका ऊ रख देगा, बड़ा ऊ रख देगा, ओ रख देगा, और एक ये रख देगा। ठीक, देखिए हमने 2 पढ़ लिया स्वर के भेद, एक उत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर स्वर के भेद, दूसरा हमने पढ़ा ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद, और हमने पढ़ा तीसरा एक जीभ के आधार पर स्वर के भेद पढ़ा। ठीक, 3 पढ़ लिया। अब ये लास्ट हमारा है मुख के खुलने के आधार पर स्वर के भेद पढ़ेंगे। ठीक, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, मुख के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। ऐसे ही क्वेश्चंस बन भी जाते हैं यहाँ से भी, मुख के खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं बस। तो मुख के खुलने के आधार पर आपके 4 भेद होते हैं। देखिए मुख के खुलने के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया, देखिए कौन से हैं। पहला है विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर। देखिए आपको देख के घबराइए नहीं, अभी आपको समझाएंगे तो एकदम आसान से समझ आ जाएगा। देखिए पहला हम देखेंगे, अब पहले विवृत स्वर देखेंगे। देखो विवृत स्वर में क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है अर्थात पूरा खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। विवृत स्वर पूरा खुलता है गुफा टाइप में है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है। बड़ा आ, और कोई वर्ड ऐसा नहीं होगा जितना बड़ा मुंह आप खोल रहे हैं अभी, बड़ा आ बोलते टाइम और कोई वर्ड बोलेंगे इतना बड़ा नहीं खुलेगा। तो सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है विवृत स्वर। ठीक, ये आ जाएगा बड़ा आ,
वल्ली बड़ा आ आपका विपरीत स्वर में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। विपरीत स्वर कौन से हैं? एक दे देगा आपको बड़ा, बाकी दे देगा छोटा, छोटी, ए, कुछ भी दे देगा उसमें से। ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो विपरीत स्वर आपका बड़ा आ होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मुंह कह रहा है। देखो डिफिनेशन से भी यही कह रहा है कि सबसे ज़्यादा आपका मुंह खुलेगा बड़ा आ। छोटा आ बोलेंगे तो इससे इतना बड़ा मुंह नहीं खुलेगा। ठीक, देखिए विपरीत स्वर आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा देखेंगे अर्ध विपरीत स्वर। देखो उसमें हमने पढ़ा विपरीत स्वर, यहाँ आगे लग गया अर्ध। अर्ध मीन्स तो आधा वैसे ही होता है, तो जिसमें मुंह आपका आधा खुलेगा वहाँ पूरा खुल रहा था, यहाँ अर्ध लिख रखा है ना, तो यहाँ आपका मुंह आधा खुलेगा। नाम से ही देखो आपको डिफिनेशन आपकी क्लियर हो रही होगी। जब डिफिनेशन क्लियर हो गई तो उसका एग्जाम्पल भी हम निकाल लेंगे। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा खुला होता है उसे अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। ठीक, तो मुंह आपका आधा खुलेगा। इसमें आधा किस में खुलेगा? देखिए बड़ा आ बोले तो आपका मुंह बहुत बड़ा सा खुल गया। उसके बाद आधा मुंह खुलना है, छोटा आ बोल दीजिए आप, छोटा आ, तो ये आपका अर्ध विपरीत स्वर में आएगा। ए बोलेंगे तभी आपका मुंह आधा खुलेगा, पूरा नहीं खुल रहा है। ए औ तभी आपका मुंह आधा खुला, मुंह के आधार पर देख रहे हैं। ठीक है, तो मुंह के आधार पे औ भी आपका, ये तीन आपके अर्ध विपरीत स्वर में आएंगे। ठीक, आप मुंह से बोल के तब याद करिएगा। ऐसा नहीं कि अर्ध विपरीत स्वर में तीन है, तीनों रट्टा मार लिए, बाद में आप भूल जाएंगे। देखिए तीसरा क्या है? संवृत स्वर। संवृत स्वर में क्या है? देखिए संवृत स्वर, इसमें कह रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है अर्थात लगभग बंद रहता है उसे संवृत स्वर कहते हैं। पहले हमने खुला, सबसे बड़ा मुंह खुला, उसके बाद हमने अर्ध संवृत पढ़ा, अर्ध विपरीत पढ़ा, उसमें हमारा आधा मुंह खुलता था। अब इसमें जो है मुंह आपका लगभग बंद ही रहेगा। क्यों? कह रहा है ना लगभग बंद रहता है उसे संवृत स्वर कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्ध संवृत स्वर, उसमें आपका मुंह आपका आधा बंद रहेगा। बस यही चारों हो जाएगा आपका। देखिए कह रहा है इसमें छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ो, ये चार आपके आ जाएंगे किसमें? संवृत स्वर में आ जाएंगे। संवृत स्वर में देखो मुंह बंद रहेगा। छोटी ई बोल रहे हैं ना, ज़्यादा मुंह आपका खुली नहीं, लगभग बंद है। छोटी ई, देखिए टच करके देखिए, मुंह आपका लगभग बंद ही होगा। बड़ी, ये देखिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मिरर के सामने बैठ के बोलिएगा, आपका दिख जाएगा मुंह कैसे बंद हो रहा है, कैसे खुल रहा है ना, क्लियर होगा। बड़ी और छोटा ऊ तो लगभग आपका मुंह बंद ही है। बड़ा ऊ लगभग बंद है ना, तो ये सारे चारों आपके संवृत स्वर में आ जाए, संवृत स्वर में आ जाएंगे। देखिए आप छोटा आ बोल रहे हैं तो इसमें देखिए आपका मुंह कैसा हो रहा है, छोटी बोल रहे हैं ना, तो क्लियर हो रहा है ना, तो ये आपके संवृत स्वर में आएंगे चारों। चौथा आपका दे रखा, देखिए अर्ध संवृत स्वर। अब इसमें आपका आधा मुंह बंद रहेगा। देखिए अर्ध संवृत मीन्स बंद हमने पढ़ा, और अर्ध मीन्स आधा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद होता है, देखिए ऐसे ही डिफिनेशन बन जाती है नाम से ही। आधा बंद होता है अर्थात मुंह आगे कम खुलता है उसे अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। जैसे दे रखा एग्जाम्पल, इसमें दो होता है। अब ए बोलिए, ए, और ओ बोलिए, ओ। ओ तो मुंह आपका खुला है, आधा खुला है ना, आधा बंद है ना। ओ ए से बोलिए आप, तो ये दोनों आपके जो हैं अर्ध समृद्ध स्वर में आ जाएगा। ठीक, यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन सबसे बन जाते हैं कि अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा है। फोर्थ दे देगा आपको, उसमें से आपको एक बताना होगा। तो देखिए हमारी क्लास भी ख़त्म हो गई, हमने स्वर पूरा पढ़ लिया। ठीक है, हमारा लास्ट था। हमने पढ़ा ओष्ठ के आधार पे पढ़ा, जीभ के आधार पे, मुख के आधार पे, ये सारे हमने पढ़े। ठीक है, स्वर आपका कंप्लीट हुआ। देखिए आपके लिए मोटिवेशन है, अगर आप बोर हो रहे होंगे तो लोग आपसे नहीं आपके हालात से हाथ मिलाते हैं। समझ रहे होंगे आप, लोग आपसे नहीं आपके हालात से हाथ मिलाते हैं। ये सारे फैक्ट हैं, आपको आगे समझ आएगा अभी। देखिए इसमें हमने वर्ड पढ़ा, ध्यान से देखिए। ये जो हम लास्ट वाला एक बनाते हैं, ये आप समझिए, ये हम सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बनाए हैं। वर्ड और वर्णमाला ये हमने पढ़ा, वर्णमाला पढ़ा, स्वर पढ़ा, और स्वर का विभाजन भी पढ़ा। ये पूरा हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन पढ़ेंगे। तो स्वर हमारा कंप्लीट हुआ, वर्ड, वर्णमाला, ये सारा हमारा एक क्लास में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे व्यंजन, आपका पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हम क्वेश्चंस कोशिश करेंगे आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे। इन्हीं टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बने हैं उसके बाद हम व्यंजन स्टार्ट करेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी है। जब थ्योरी से आप क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको समझ आएगा, हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो देखिए ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हम सीटेट की थ्योरी क्लास अभी CDP वाली स्टार्ट किए हैं। सारे सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, अभी हमारी CDP चल रही है।
वो हमने करा रखे हैं। तो अगर आपको सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक दे रखा है, आप वहाँ से वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक, अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए। हमसे लाइक करने का कुछ नहीं लगेगा, आप लाइक करेंगे तो हमको हाँ ये मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे को समझ आ रहा है। ठीक, और अगर आपकी कोई भी विचार हो, नहीं समझ आई हो कोई भी चीज़, तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो। ठीक, तो मिलेंगे हम अपनी दूसरी क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे व्यंजन।